खालसा पंथ की नींव की थी, उसको आज 225 साल हो गए। तो 225 साल पुराना वैसे तो हमारे सिख गुरुओं का इतिहास गुरु नानक देव जी से शुरू होता है, लेकिन जब से सिख कौम को सही मायने में हाथ में तलवार पकड़ाने का जो काम किया वो उस समय किया गया कि कैसे मुगलों के जुल्म के खिलाफ समाज के अंदर चेतना जागृत जो की हमारे 10 पातशाही 10 गुरुओं ने, उस जागृति के बाद सीधा मुकाबला ये करने का काम गुरु गोविंद सिंह जी के समय शुरू हुआ। खालसा पंथ जब सजाया गया तो उस समय पांच प्यारे ये सारी घटना हमको पता है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि उन पांच प्यारों में सिख कौन था तो ना बता सकते हैं? कोई सिख था उसमें? बताओ मंसूर। सिख नाम से उस समय किसी व्यक्ति का कोई पहचान नहीं थी। समाज के सब अलग अलग जातियों के लोगों को बुलाया गया और उनका एक टेस्ट लिया था कि आपको खालसा पंथ या जिसको कहना चाहिए उनको अमृत सिखाया जाएगा और उनको विशेष प्रकार का परिधान, विशेष प्रकार का एक काम, विशेष प्रकार के आदर्श स्थापित करने की बात ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उसके बाद ये चीजें परंपराएं शुरू हुई। गुरु साहब उसके कुछ दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ में जाकर के उनकी भेंट होती है बाबा बंदावीर बैरागी। बंदावीर बैरागी भी उस समय कोई सिख नहीं थे, कोई बैरागी थे, संत थे। जन्म उनका हुआ था रियासी में। रियासी के पास एक गांव है, मैं उस गांव में गया हूं। उस गांव का नाम है गिरणी। गिरणी उस गांव का नाम पहले शायद नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय गुरु उस समय अपना बंदावीर बैरागी के बाद उसका नाम गिरणी पड़ा। उसने पढ़ा कि वो राजपूत थे जन्म से और एक शिकारी थे। अच्छे शिकारी उस समय होते थे। शिकार करते हुए जंगल में उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। हिरणी को जब तीर मारा, पेट में लगा, हिरणी तो मर गई, लेकिन जब पेट में लगा, पेट फटा, उसमें से 5 जिंदा बच्चे वो एकदम निकले। गर्भ में से 5 बच्चे निकले और तरफ तरफ के मरे। ये लक्ष्मण नाम था उनका, तेग बहादुर जी का, अपना बाबा बंदा बैरागी का। उनका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण उस समय पिघल गया और उनके मन में वैराग्य जाग गया। क्या विचार आए होंगे, क्या नहीं आए होंगे। पास में रियासी के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करने लगे, चनाबंदी पार करके। अभी आज उनके नाम का एक गुरुद्वारा बना हुआ है। फिर सन्यासी नाते से होते होते गोदावरी किनारे नांदेड़ जाकर तपस्या करने लगे। पहुंचे हुए संत हो गए। गुरु साहब को उनको पता लगा होगा, जाकर उनको बताया कि आप सन्यासी बनके आप तपस्या कर रहे हो। उत्तर भारत में लोगों के ऊपर अत्याचार हो गए। वो लोग कौन थे जिसका जिक्र त्रिलोचन सिंह भी कर रहे थे कि सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। ये बात सही है कि उस समय सनातन धर्म था और भी कुछ पंथ समुदाय रहे होंगे, लेकिन अपने देश का समाज जिसको हम सनातन धर्म कहें, हिंदू समाज कहें, अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, उस समाज की रक्षा सुरक्षा करने का एक बीड़ा उठाया था हमारे गुरुओं ने। एक फौज बनी थी, एक सेना बनी थी और उसके बाद चलते चलते हमने मुगलों को कमजोर किया। मुगलों को कमजोर करने के बाद हम आजाद होने की स्थिति में आए। 1757 की लड़ाई भी है, 1857 की लड़ाई भी है। हम आजाद हो सकते थे, लेकिन 1857 के आसपास इस देश में अंग्रेजों ने और अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज व्यापारी बन के आया था यहाँ, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी स्थापित की थी उन्होंने और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करते करते कुछ कॉलोनियां बना ली। कॉलोनियों के माध्यम से
अपना राज स्थापित कर लिया उन कॉलोनियों में, धीरे धीरे सारे देश को राज कर लिया। हम मुगलों को छोड़ करके अंग्रेजों के पीछे लगे। इस लड़ाई में भी बलिदान हुए, हजारों लाखों बलिदान हुए, और उन बलिदानों में भी हमारे सिख समाज के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा बताया कि अधिकांश ऐसे, क्योंकि हमारी कौम लड़ाकू कौम थी, है, पहले भी थी, आज भी है। हम देश के ऊपर मरना मिटना जानते हैं, धर्म को बचाना हम जानते हैं, हम अपने पद से ढूंढते नहीं हैं, ये हमारा मूल कर्तव्य है। अब मैं इतनी सारी बातें दोहराने का भी विश्वास स्वरूप जो आपके सामने रख रहा हूं, वो इसलिए भी ये बंदा भी सिख समाज से संबंध रखता है। मैं उस परंपरा से हूं, गुरु तेग बहादुर जी के जो 750 सैनिक थे और जो मुगलों ने जिनका कत्ल किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो 750 सैनिक थे, उनकी सेना में से एक सैनिक हमारे पूर्वज थे। इसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते इस देश को आजाद कराने की मुहिम ये चली। आजाद हुए, आजाद होने के साथ साथ थोड़ी सी एक गड़बड़ होती शुरू हो गई, आजादी से पहले ही शुरू हुई कि हमारा समाज एक था, एकता में सब काम करते थे। एक छत के नीचे गुरु ग्रंथ साहब जी की जोत, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, जितने भी हमारे धार्मिक काम होते थे वो सब एक ही छत के नीचे होते थे। हमारी समाज की परंपरा एक थी, बहुत तो आज भी है। हमारे नाम एक थे, हमारा देश एक था, हमारी खान पान एक, भाषा एक, बोली एक। भाषा बोली प्रांतों के हिसाब से बनी कि जो इस क्षेत्र में आज जो पंजाब जिसको कहते हैं, हरियाणा तक उसका एक पार्ट था, इसमें हमारी मुख्य भाषा पंजाबी थी। बाद में फिर कुछ प्रचलन हुआ कि पंजाबी के साथ हिंदी भी शुरू हुआ, और एक समय ऐसा आया कि देश के प्रांतों का जो गठन हुआ वो भाषाओं को लेकर के होने लगा। इस इलाके के लोग और आज जो पंजाब है उस इलाके के लोग आपस में भाषाई आधार के ऊपर अलग अलग प्रांतों में बट गए, एक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। उससे पहले सिख समाज अलग है, ये परंपरा भी शुरू हो गई। अब ये ऐसे कुछ विषय है, मैं इतना ओपन अगर बोलता हूँ तो कुछ हमारे भाइयों को थोड़ा सा परेशानी होती है कि वो क्या बोल रहा है, आज की भाषा के तो विरुद्ध ये भाषा है, लेकिन विरुद्ध नहीं है। आज भले ही हम अपने आप की पहचान कौम के नाते से कौन करते हैं, लेकिन इस देश के अलग समाज के रूप में हम नहीं हैं। हमारा समाज वही है, अलग अलग पंथ वाले हो सकते हैं, यहाँ कोई सनातनी है, कोई सिख है, कोई आर्य समाजी है, कोई जैन है, कोई अलग अलग जातियों के हिसाब से, किसी ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहा, किसी ने अपने आप को अनुसूचित जाति कहा, किसी ने अपने आप को ब्राह्मण कहा, कोई जाट हुआ, कोई अलग अलग जातियों के रूप में आगे बढ़े। दक्षिण वाले अलग नामों से अपने आप को जानते हैं, लेकिन इस देश की सब जातियां मिलकर के देश एक है। हमारे राजा महाराजाओं ने इस देश को एक बनाने में अलग अलग भाग दिया, लेकिन एक बनाने में बहुत सी ताकतें उस समय लगी, उन ताकतों ने सारे देश को एक रखा, और इसमें बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली, क्योंकि मजबूरी में उनको देश छोड़ना था। छोड़ते समय एक विधान लिख गए कि यहाँ 560 रियासतें हैं, हम 560 रियासतों को एक मौका देते हैं कि जिसको अपना संविधान बनाना अपना कर लो, जिसने भारतीय संविधान के अंदर आना है वो अंदर आ जाओ। तो सारे राजा महाराजा सोचने लगे क्या करें। कुछ राजाओं ने कहना शुरू किया कि अब देश आजाद हो गया, देश एक है, हमको भारत के संविधान में आना चाहिए। कुछ ने विरोध करना शुरू किया, कुछ अभी सोच नहीं पा रहे थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा कि आप सब राजाओं से बात करो, सब रियासतों से बात करो। सब रियासतें छोटी बड़ी उस समय थी, हमारे यहाँ भी टिप्सू की रियासत थी, और इसके अलावा जींद की रियासत अलग होती थी। ऐसे ही
पंजाब के अंदर भी कुछ अलग अलग रास्ते उस नाते से नहीं होंगे। तो सबसे जो बातचीत की, रिजल्ट निकला कि केवल 3 रियासतों ने छोड़ दिया कि हम साथ नहीं आएंगे, बाकी 561 रियासतें 64 रियासतों का हम भारत का हिस्सा है। और सब ने इस भारत के संविधान को मान लिया, भारत के झंडे को मान लिया, आजाद भारत के हम हिस्सा रहेंगे, ये सब मान लिया। 3 रियासतें कौन सी रह गई? एक रह गई जम्मू कश्मीर, एक रह गई हमारी हैदराबाद, एक रह गई जूनागढ़। 3 रियासतें। अब इन 3 रियासतों को बनाने की जिम्मे लगा, किसके जिम्मे लगा? 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जिम्मे लिया कि मैं जाके बात करता हूँ प्रेम से, प्यार से। और भाई अगर कभी कभी कोई आदमी प्रेम प्यार से ना माने तो तरीके और बहुत मनाने के, बाकी तरीके अपनाने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आते थे, जो किया। लेकिन उन्होंने दोनों स्टेट को तैयार कर लिया कि ठीक है, हम भी भारत के हिस्सा रहेंगे। और रहेगी जम्मू कश्मीर की बात, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जिम्मे लिया, लेकिन वो आखिर तक जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को त्याग नहीं कर सके। उनका कि नहीं, हम अलग रहना चाहते हैं। फिर ये समझौता हुआ कि ठीक है, कुछ आपके हिस्से की बात करेंगे, कुछ अपने हिस्से की बात करेंगे, और ये धारा 370 उसमें ले आए, जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ। उस समय तक कोई अलगाव की बात नहीं थी, केवल जम्मू कश्मीर को 370 का एक प्रावधान मिलने के कारण से वहां भारत का कानून तब पास होता था जब उस कानून को जम्मू कश्मीर की असेंबली स्वीकार कर ले। यानी भारत का जो संसद है वो छोटी हो गई और जम्मू कश्मीर की असेंबली है वो बड़ी हो गई। वो कहेंगे तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये द्वंद्व चला। हमने 370 खत्म करने की बात कही और देश की आजादी के और अभी 3 साल 4 साल पहले तक ये लड़ाई लड़ते रहे। और आखिर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी को इसका क्रेडिट देता हूँ। उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने एक ही दिन में 370 को उठा के ऐसे मारा जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंक दिया, फेंक। और आज जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार का एक देश का अंग है जैसे बाकी प्रदेश है। तो सब प्रदेशों को मिलकर चलना है। हम कोई समाज के साथ अलग होकर के कोई प्रदेश सुखी नहीं हो सकता। तो ये पहली बात मेरी है कि हम सब एकता के रूप में एक होकर चलें, चाहे देश के किसी कोने में रहते हैं। हम पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, हम देश के दक्षिण में, महाराष्ट्र में रहते हैं, पटना बिहार में रहते हैं, कहीं रहते हैं, देश हमारा एक है। इस देश को तोड़ने की अगर कोई बात कोई स्वर निकालता है तो उससे सावधान होना अपना काम है। कभी सावधानी सबको बरतनी पड़ेगी। और हमने अगर सावधानी ना बरत करके चुप भी रह गए, हम ना इधर हुए ना उधर हुए, तो कभी कोई गड़बड़ हो गई तो दोषी सब माने जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको सबको यही होके चलना है। हमारा इतिहास बड़ा लंबा है। इस देश का इतिहास कोई केवल गुरु नानक देव जी से या गुरु गोविंद सिंह जी शुरू होता है ऐसा नहीं है। हजारों साल का इतिहास है। उस हजारों साल के इतिहास की हमारी परंपरा है और उस सब परंपरा को लेके चलते भी हैं। आज भी हम गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षा को उठाकर देखें तो कितनी वाणियां हैं उसमें। कौन कौन से संत की वाणी उसमें नहीं है? सब संतों की वाणी, सब ग्रंथों की वाणियां उसमें। अर्थ भी वही है, जो ग्रंथों का वही अर्थ आज है। उस समय प्रारंभ किया कि देश में हो सकता है उनको अलग अलग भाव रखने वाले, जाति में बंटने वाले आभास हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का कि कहीं अलग अलग फूट ना हो जाए, इसलिए सब जातियों को मिला करके खालसा पंथ की नींव करो। एक नाई को बुला लिया, केली को बुला लिया, धोबी को बुला लिया, इसको पार पहुंच जाए। यही थे ना, एक रविदास को मानने वाले थे, अलग अलग पंथों के लोग बुलाए, उनको एक कर लिया कि सब एक हो जाओ। अब वो काम तो उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन एकता करना इतना आसान भी नहीं होता। आज सिख समाज में भी कितने अलग अलग फिरके बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं। और हमारे जो साथ रहने वाले लोग बंदई सिख जो हैं वो अपने आप को अलग सिख मानने लगे हैं। दोष उनका भी नहीं है। हमने सिख समाज में कहा कि एक 1,000 सिख है, 6,000 सिख है,
सिखों को भी तो कर दिया। फिर यहाँ कहीं कोई निरंकारी हो गया, कहीं राधा स्वामी हो गया, कहीं कोई और पंथ हो गया, कितने पंथ चल रहे हैं, कितने मिशन चल रहे हैं। हम सबको इकट्ठे हुआ है। पूजा पाठ इस नाते से अपने मन में जो आए वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी पंथ को मानो, किसी हम गुरु ग्रंथ साहब को माने, कोई और किसी हमारे समाज सिद्धार्थ प्रकाश को मानता है, कोई जैनी अपने जैन समाज के ग्रंथ को मानते हैं, लेकिन इकट्ठे हैं। हमको इकट्ठे रहना है। कोई अलग पंथ में चला भी गया है तो उसको समझाना दिया, देश के नाते में एक है, समाज के नाते में एक है। जब इकट्ठे रहना तो एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके रहना। तो इस सहयोग की भावना हम आगे बढ़ाएं और अपना सिख समाज इसके लिए माना जाता है कि जो मन में ठान लेता है उसको पूरा करता है। सिख समाज हमारा बलशाली, वीरता पूर्वक, एक हमारे अंदर एक उस प्रकार की भावना है, वीर रस है। हम किसी दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज कभी भी है एक सामने दुश्मन ना मिले तो हम आपस में लड़ते हैं। क्या जो कोई सामने दुश्मन ना मिले ना, लड़ाई तो करनी है, वीर रस है, तो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इन चीजों से उसको रोकना चाहिए। जहां तक सिख समाज के लिए काम करने की बात है, जो भी कोई ऐसा काम आया जिसमें देश समाज का भला है, वो चाहे सिख समाज का चाहे किसी और का है, हम कभी पीछे नहीं हटे। पिछले 10 साल में सिख समाज की कितनी मांगे, कहीं कोई संस्थान बनाने हो, कहीं कोई, और सबसे बड़ा तो यही था कि हमने हरियाणा का गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अलग एक्ट बनाना है, उसके लिए लड़ाई लड़ी। फिर कहीं सड़कों के नाम रखने हैं, कहीं म्यूजियम बनाने हैं, कहीं और कोई गांव के विकास की बात करनी है। किसी के बारे में विचार नहीं किया कि ये काम किस समाज का है, इस देश का, इस प्रदेश का व्यक्तित्व, उसके लिए हम करेंगे। तो हमें जो आज बहुत सी ऐसी दी गई है, तो मैं मांगों को देख रहा था, 16 मांगे हैं। अब 16 मांगों मैंने पढ़ा, प्रवचन से चर्चा की, दादूवाली से चर्चा की। इन सब मांगों के लिए हमको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। हर बात हर किसी के सामने रखने ठीक नहीं है। कुछ उसमें प्रदेश सरकार की है, कुछ केंद्र सरकार की है, और कुछ इक्का दुक्का ऐसी है जो मांग तो लिखी गई लेकिन सोच समझ के नहीं लिखी गई है। तो उसको भी सोच समझ के आगे बात को बढ़ाएं। नहीं तो जो मैंने इतनी देर पहले बात की है उसमें से वो चीजें आगे बढ़ जाती हैं। हमको समाज की एकता के रूप में आगे बढ़ना है, देश के सिस्टम के हिसाब से बढ़ना, देश के कानून के हिसाब से बढ़ना, और अपने समाज की प्रगति हो इसलिए बढ़ना है। हमारे यहाँ शिक्षा पर्याप्त हो, शिक्षा का मतलब हमको नौकरियां मिले। अब जो पिछले आज तक समाज के अंदर या देश के प्रदेशों के अंदर गड़बड़े हुई है, उनकी जो जिम्मेवार लोग, हम जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। आगे ये चीजें न हो ये भी हमको करना है। एक मांग रखी गई है कि 1984 के दंगों में जो हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचा, जिनकी हत्या हो गई, जो कुर्बान शहीद हो गए, उनके बच्चों को हरियाणा ने नौकरी दे दी है। हरियाणा ने उन सब बच्चों को नौकरी दी है। और मांग ये है कि ये नौकरियां दूसरे प्रदेशों के सिखों को मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे कहाँ का घटना हुई है तो हम प्रदेशों को बात करेंगे, ये सेंटर का काम नहीं है। ऐसे प्रदेशों को बात करेंगे कि भाई हरियाणा ने अगर नौकरियां दी है तो आप भी दे दो। ऐसी ऐसी कई और मांगे हैं जो या तो हरियाणा सरकार से जुड़ी है या दूसरे प्रदेशों से जुड़ी हुई है। जहाँ तक ये गलियारा, जो करतारपुर गलियारा की बात आई है, वहाँ जो लोग जाते हैं उनके जाने के लिए जो कुछ सिस्टम, उसको भी ठीक करना, सरल बनाना है। कुछ दिक्कतें आती हैं, फॉर्मेलिटी ज्यादा है, ये काम केंद्र सरकार का है। हम जरूर बात करेंगे कि इसके अंदर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को ठीक करने का काम को करना चाहिए, निश्चित करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक मुझे तो हरियाणा सरकार का पता है, एक बार मेरे सामने आया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव का 5 जनवरी था, 5 जनवरी, ये छुट्टी नहीं है। मुझे ध्यान में है कि मैंने उसी समय डिक्लेयर करके कि 5 जनवरी का देश में अवकाश रहेगा, बता दो क्या करें। मोदी जी के सामने विषय आया कि जब बालक, वीर बालक जिनकी कुर्बानी बलिदानी हुई, तो उनकी याद में भी 26 दिसंबर को और वीर बाल दिवस के नाम से उस बाल दिवस की घोषणा की है।
इतने काम किए गिराने का अपना श्रेय नहीं कि आपको सबको पता है, बताया गया। आज तो इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग मिल करके जो अच्छे काम हुए हैं उनके बारे में सब लोगों को बताएं, और जो गलत काम हुए हैं उन गलत कामों की जानकारी भी सबको होनी चाहिए, किसने किया किसने नहीं किया। ये राजनीतिक मंच नहीं है आज, क्योंकि राजनीतिक मंच की तरह मैं कुछ बातें छेड़ दूंगा तो हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ तथा दूसरे किसी को भी हो जाए, त्रिलोचन सिंह जी को, क्योंकि त्रिलोचन सिंह जी जिनको हम गालियां देते हैं उस वाले में आज ये भी समझ करके विचार करने के बाद कि वहां जो हुआ गलत हुआ, इनकी बड़ी लंबी बातचीत हुई, उनका मन तो नहीं मानता वहां, लेकिन क्या करें, मतलब मन से ऊपर उठ जाओ और मन को मनाओ, ठीक रास्ते पर आ जाओ, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको सुख मिलेगा। इन्होंने निर्णय किया कि ठीक है मैं आपके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, मैंने कहा हमारा हृदय खुला है, दिल खुला है। हमारे अभी बंधु आए तो भेंटने के लिए गुरुद्वारा दातर साहब, और दातर साहब की गाड़ी का आपको पता ही है सर, पता है ना सबको। लेकिन मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी पिछली बात नहीं भूल जाने के लिए कहा, हमारी इनकी दोस्ती हो गई है। जो हमारे ख्याल से मुझे समझ लिया, इनकी भावनाओं को मैंने समझ लिया, निश्चित रूप से किसी दिन गुरुद्वारा दातर साहब जरूर आऊंगा बता के। इतना विचार करना चाहिए कि हर बात के पीछे कोई कारण होता। मेरा व्यक्तिगत कभी भी कोई अभिमान ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसने मुझे व्यक्तिगत अभिमान के कारण से रोका हो। कोई सैद्धांतिक बात है, देश में बात है, समाज में बात है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे, चाहे अपना हित हो ना हो, अपने को कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए। अरे हम तो बलिदानियों को याद करते हैं जो देश के लिए अपने जीवन वार गए। पिता वारे के लाल जारे वारे वंदे के निशान बदले, ये गीत गाते गाते बड़े हुए हैं। तो इसलिए उन बलिदानियों के आदर्श पर चलने वाले हम लोग, देश और समाज के हित पर चलने वाले लोग, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार मत हो। इस रास्ते पर चलेंगे और इस रास्ते से चलने की प्रेरणा हमको जो मिलती है, आज मैं एक और नाम याद कराता हूँ, वो है सरदार भगत सिंह। आज सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है ना मालूम? बहुत लोगों को बता भी नहीं होगा। आज 28 सितंबर सन 1907 में उनका जन्म हुआ था, और 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों की शहादत एक साथ हुई। तो ऐसे बलिदानी लोग, भी सिख समाज का एक युवक था, देश के लिए कुर्बान हुआ। उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, तो हत्या के आरोप में उनको फांसी की सजा हुई। इसलिए मित्रों, हमारा इतिहास बड़ा उज्ज्वल है, हमारी सोच ऊंची है, इसको ऊंची बनाए रखना, इसको नीचे मत होने देना। इतनी निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो बोले